चुनाव के ऐन वक्त कहां गायब हो गए मुकेश सहनी, क्या हुआ उनके वादों का? आज की तारीख में तो सहनी की नाव जो है वो मझधार में डूब रही है। अच्छा। मझधार में मतलब भंवर में डूब रही है। एनडीए की ओर से तो इनको कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। एनडीए ने तो अपना सारा बांट लिया। उपाय नहीं, इनके मतलब एक तरह से अस्तित्व पर संकट आ गया, इनके सर्वाइवल पर संकट आ गया। तो हो सकता है एक दिन पता चले कि मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी खड़े हो रहे हैं निर्दलीय होकर इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने पार्टी का विलय करा दिया राजद में। कभी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहना, कभी अपने समाज के लोगों को गंगा जल से कस्में खिलवाना कि तुम इधर उधर नहीं जाना, जब चुनाव आए तो वोट एकजुट होकर हमको ही देना, हम जिस गठबंधन में होंगे उसको देना। ये बातें मुकेश सहनी पिछले 1 साल से ज़ोरों शोरों से कर रहे थे। उनकी अपनी पार्टी की तरफ से न सिर्फ बिहार, यूपी और झारखंड में भी बहुत कोशिशें की गई, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त कहां गायब हो गए मुकेश सहनी, क्या हुआ उनके वादों का, क्या उनकी राजनीति अब धराशायी हो गई है? मुकेश सहनी असल में हैं क्या और उनके दिमाग में चल क्या रहा है? इस वीडियो में हम आपको एक एक कड़ियाँ खोलेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। इस वक्त हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुकेश सहनी को अगर हम समझना चाहें बिहार की राजनीति में, सबसे पहले आप बताइए कि उनका नाम जहन में लेते ही क्या तस्वीर उभरती? मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह, क्या कहेंगे आप? अब तस्वीर तो यही उभरती है कि जो खुद को वो पेश करते हैं सन ऑफ मल्लाह की तरह, और ऐसे आप देखें तो कुछ साल पहले ही इससे लोग इनको जानने लगे हैं। इन्होंने गांधी मैदान में एक रैली की थी, उस रैली को सफल माना गया। लोग कहने लगे कि 2 लाख लोग उसमें जुड़े थे। अब कैसे जुटे थे मुझे नहीं मालूम, आजकल तो भाड़े की भीड़ भी जुटा ली जाती है, मुझे नहीं मालूम कैसे भीड़ जुटी थी, लेकिन हाँ उस रैली को सफल माना गया। और आप जानते हैं कि बिहार में ये जो होता है जातीय वोट बैंक की राजनीति होती है, लोग अपनी अपनी जाति के वोट के ठेकेदार रहते हैं। कोई लवकुश समीकरण लेके चल रहे हैं, कोई तो ये अपना सन ऑफ मल्लाह बने हुए थे। मल्लाह जाति जो होती है वो अत्यंत पिछड़ी जाति होती है, जिसमें आपको ऐसे सरनेम मिलेंगे साहनी, निषाद, केवट, मुखिया, ये लोग एक और कुछ बिहार के कुछ चुनाव क्षेत्रों में इनकी अच्छी खासी संख्या है। जैसे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट में अभी वहाँ अजय निषाद अभी मौजूदा सांसद हैं। सबसे बड़ी संख्या जो है मतदाताओं की वो हाँ मल्लाह जाति के ही हैं। तो इसने खुद को एक सन ऑफ मल्लाह की तरफ प्रोजेक्ट किया और ऐसा दिखाया कि बहुत बड़ा मैं मल्लाहों का नेता हूँ। और फूलन देवी जो 10वीं सुंदरी थी यूपी की, वो भी मल्लाह जाति से आती है, और उसको भी इसने किया। इसके पोस्टरों पर भी आप देखेंगे कि वीरांगना फूलन देवी, ऐसे मैं निजी रूप से उसको वीरांगना नहीं मानता, उसने बहुत सारे बेकसूर राजपूतों का खून किया तो उसको वीरांगना नहीं कह सकते, लेकिन जाति आधार पर वीरांगना फूलन देवी। फिर इसने एक छोटी सी पार्टी भी बना ली, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी संक्षेप में जिसको कहेंगे, तो वीआईपी बना दी। पिछले जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुए थे 2020 में, इसके 3-4 ये भी चुने गए थे, विधायक भी चुने गए थे, ये खुद एमएलसी थे, कुछ समय के लिए मंत्री भी रहे, लेकिन बाद में इनके सितारे जो थे वो गर्दिश में चले गए। बाद में भाजपा नाराज़ हो गई क्योंकि ये यूपी में भी घुसने लगे। भाजपा को लगा कि मल्लाहों का कुछ वोट काट देंगे, तो भाजपा नाराज़ हो गई, तो इनका फिर जो मंत्री पद भी गया और भाजपा ने इनके मतलब पार्टी को एक तरह से तोड़ दिया, सारे विधायकों को भाजपा में शामिल कर लिया। जी देखिए, मुकेश सहनी के बारे में इसलिए चर्चा करना ज़रूरी है इस वक्त क्योंकि चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, जब तक बिहार में लोकसभा सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था सबके ज़बान पर मुकेश सहनी का नाम था। लेकिन सीटों के बंटवारे के बाद लोग समझ नहीं पा रहे कि सहनी ने अपनी नाव किस किनारे लगाई है। क्या वो महागठबंधन की तरफ जाना चाह रहे थे, क्या वो बीजेपी की तरफ जाना चाह रहे थे? अगर जाना चाहते थे तो क्या उनको भाव नहीं दिया गया दोनों तरफ से? तो अब उनके पास क्या रास्ता बचा है? अब जैसे हम देख पा रहे हैं सहनी इधर उधर दोनों तरफ कहीं नहीं दिख रहे हैं। तीसरा रास्ता अगर तय करना चाहेंगे तो क्या सफलता आप देख पाएंगे, क्या मिल सकती है उनको? देखिए, आज की तारीख में तो सहनी की नाव जो है वो मझधार में डूब रही है। अच्छा। मझधार में मतलब भंवर में डूब रही है, राजनीति के भंवर में। और यदि आप 2 पार्ट मान लें नदी के, एक पार्ट एनडीए का था, एक तरफ इंडिया गठबंधन का था, तो एनडीए की ओर से तो इनको कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। एनडीए ने तो अपना सारा बांट लिया कि 17 सीटें भाजपा, 16 सीटें जदयू, 5 सीटें लोजपा, 1 मांझी, 1 उपेंद्र कुशवाहा करके ख़त्म। आपको कुछ नहीं मिला, नील बटा सन्नाटा हो गया। अब इनके पास दूसरा ये उपाय है
कि मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसमें कुछ और ये कर ही रहे होंगे। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे, भले हम मुझे आपको या ऐसे नहीं मालूम हो, लेकिन पर्दे के पीछे बात चल ही रही होगी कि यहाँ से हमको सेट किया जाए, वहाँ से हमको सेट किया जाए। राजद से सेटिंग की कोशिश जरूर कर रहे होंगे क्योंकि अब इनको उपाय नहीं, इनके मतलब एक तरह से अस्तित्व पर संकट आ गया है, इनके सर्वाइवल पर संकट आ गया है। और याद होगा अभी पिछले विधानसभा चुनाव के आसपास की बात है कि ये तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे मुकेश सहनी, और जब तेजस्वी ने वहाँ सीटों की घोषणा की तो इनको सीट मन लायक नहीं मिले तो बीच प्रेस वार्ता से उठकर चले गए थे। और फिर तो देखिए इन लोग का कोई सैद्धांतिक राजनीति नहीं है, ये लोग कोई उसूलों की राजनीति नहीं करते हैं, ये मतलब की राजनीति है, स्वार्थ पर आधारित राजनीति है, जिधर से मिलेगा उधर ये चले जाएंगे। तो अब एनडीए से तो मिला नहीं तो कुछ गुपचुप हो रहा होगा, एक दिन कुछ खबर आ जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगा कि हो सकता है मुजफ्फरपुर में अभी इंडिया गठबंधन ने मुझे लगता है शायद उम्मीदवार नहीं दिया है, तो हो सकता है एक दिन पता चले कि मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी खड़े हो रहे हैं निर्दलीय होकर इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने पार्टी का विलय करा दिया राजद में, पता चला कि एकदम लालू यादव का पैर पकड़े इनकी तस्वीर आ गई है कि लालू यादव तो मेरे अभिभावक हैं। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए बहुत संभावनाओं का है। देखिए मुकेश सहनी निषादों के आरक्षण की बात जोरों शोरों से कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जो आरक्षण देने के लिए राजी होगा, यानी चाहे बीजेपी के साथ की बात हो या राजद की बात हो, जो इनको आश्वासन देगा कि भाई हम निषादों को आरक्षण देंगे, हम उसके साथ जाएंगे। तो क्या अब वो डील करने के लायक बचे हैं मुकेश सहनी? क्योंकि आप देखिए बहुत दूर तक पहुंच गया है मामला, लोकसभा का पहला चरण के नामांकन तक खत्म हो गया है। अब आपको लगता है कि इनकी जो डिमांड थी उनके अनुसार अब राजद मानेगी तो उसके अनुसार मानेगी या अपने अनुसार करवाएगी काम? देखिए पहली बात तो मैं बता दूं दर्शकों को कि निषादों को ऑलरेडी आरक्षण है, लेकिन अभी वो अत्यंत पिछड़ी जाति के रूप में आरक्षण लिए हुए हैं। मुकेश सहनी की मांग है कि उनको अनुसूचित जनजाति शामिल किया जाए, एसटी का दर्जा मिले, है ना। अभी एससी में है। हाँ नहीं, एससी में नहीं, अभी ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है। तो देखिए ये इतना आसान नहीं, ये केंद्र सरकार का फैसला होता है कौन जाति एससी में एसटी में, ये राज्य सरकार भी फैसला नहीं ले सकती है। अच्छा। ये संविधान की अनुसूची में रहता है। तो ये अभी किसी की बात नहीं है। अभी केंद्र में एनडीए की सरकार है, उससे तो इनकी मतलब कुट्टी ही हो गए, झगड़ा ही हो गया। ठीक है, हो सकता है इंडिया गठबंधन में आए तो ये तो भी माना नहीं जा सकता, अभी तो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार है ही नहीं। हो सकता है इनको पुचकारने के लिए कह दिया जाए, जो एक होता है कि इस पर विचार किया जाएगा, जिससे कि ये अपने समर्थकों के बीच जाके बोल सके कि हाँ हाँ देखिए मेरी लालू जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि केंद्र में उनकी सरकार बनेगी तो इस पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर मतलब विचार किया जाएगा तो अपना सपना देखते रहिए, है ना। तो ये लोग इस तरह से ये करते हैं, मोल भाव करते हैं और बहुत चीज़ मतलब विचारने में ही कई साल लग जाते हैं। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। आपने बहुत विस्तार से बता दिया कि इस वक्त सहनी की नाव कहाँ पर है। तो बिहार की जो पब्लिक ख़ास तौर पर जानना चाह रही थी हमारे चैनल के माध्यम से कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी के साथ क्या आगे की राजनीति करने वाले हैं बिहार के अंदर, तो कुल मिलाकर अब आपको तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही होगी कि अब एनडीए में कोई चारा मुकेश सहनी के लिए नहीं बचा है, वहाँ एंट्री अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस बार के लोकसभा चुनाव में। हाँ, अभी राजद के पास चूँकि सबसे ज़्यादा सीटें मौजूद हैं इस वक्त और राजद हो सकता है कि सहनी को कोई एक सीट दे दे, लेकिन वो तब देगी जब राजद की बात मुकेश सहनी मानेंगे, तब ना कि मुकेश सहनी की बात राजद मानेगी। अब ये कंडीशन मुकेश सहनी के सामने आ चुकी है। देखते हैं कि सहनी राजद की शर्तों के अनुसार आगे बढ़ेंगे या फिर अकेले ही इस चुनाव में उतरने का फैसला करेंगे, या ये भी तस्वीर हो सकती है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी कोई गठजोड़ करे। ये सारी चर्चाएं जल्दी इस पर भी खुलासे होने वाले हैं, ज़रूर आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।